देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग शनिवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इससे पहले आयोग ने आम चुनाव के लिए पंजीकृत मतदाताओं के आंकड़े भी जारी कर दिए थे। ईसीआई के अनुसार देश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 96.88 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2024 को अर्हता तिथि के संदर्भ में ये आंकड़े जारी किए। अंतिम रूप से सूची के मुताबिक देश भर में कुल 96.88 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। इस तरह से विश्व में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग हमारे देश में है। 2019 में यह आंकड़ा 89.6 करोड़ था। तो इसी पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए अरविंद चौहान, ब्यूरो चीफ ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, अब देखिए, चुनाव आयोग आज वो दिन है, आज वो तारीख है। 3 बजे का इंतजार सभी राजनीतिक दलों को, पूरे देश के आम जनता को है, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता भी आज से ही लगने वाली है। क्या कुछ हालात इस वक्त, आप ग्वालियर में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के, और हालात इस वक्त क्या कुछ नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और आज ही तारीख तय हो जाएगी। के चलते आज चुनाव आयोग तारीख की घोषणा कर देगा और कितने चरणों में ये चुनाव संपन्न होंगे ये अभी कुछ देर बाद पता चलेगा। कुछ ही घंटे बचे हैं। साफ तौर पर जो सुना जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं, जो पिछले अगर हम बात करें 2019 की, 2014 की, तो लगभग 7 से 6 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। तो शायद संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि इस बार भी 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। लेकिन इस बार का जो चुनाव आयोग का थोड़ा फैसला है, थोड़ा ज़्यादा बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि मतदान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग इस बार कमर कसे हुए है। और साफ तौर पर देखा जाए, जो पोलिंग बूथ्स हैं और जो नए मतदाता हैं, उन्हें रिझाने के लिए या उन्हें बुलाने के लिए मतदान केंद्र तक वो कैसे आएँ, इसके लिए नए नए कहीं न कहीं से नई घोषणाएं भी की जा रही हैं। नए कुछ कह सकते हैं कि जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो दिए जा रहे हैं। और नए नए कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे मतदान केंद्र भी किए हैं जहां पर आकर लोग आए और ये अनुभव करें कि वो चुनाव मतदान करने आए हैं, लोकतंत्र में अपनी आहुति देने आए हैं। और मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान बहुत ज़रूरी होता है। उसी के चलते कहीं ना कहीं परीक्षण के तौर पर कुछ ऐसे मतदान केंद्र बनाए जाएंगे जिससे कि लोग आकर्षित हों और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की, तो दोनों दल इस समय पूरी जोर शोर से आजमाइश में लगे हुए हैं। बात करते हैं क्योंकि पूरे अगर हम देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, तो 2 ही प्रमुख दल हैं जो आमने सामने हैं। हालांकि जो छोटे दल हैं वो दूसरे दलों में समाहित हो गए हैं। दोनों दलों की चिंता ये है कि वो अपने वोट प्रतिशत को कैसे भी मेंटेन कर सकें। अगर हम 2 दशक पहले से उठा के बात करें तो देखेंगे कि कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो काफ़ी अच्छा हुआ करता था, 45 से 46% हुआ करता था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का 2 दशक पहले थोड़ा सा खिसका हुआ था। लेकिन भाजपा ने अपने वोट प्रतिशत को मेंटेन करते हुए वो लिया के 45-46 तक आ गया है। तो वहीं कांग्रेस उसमें पीछे हुई है। तो चिंता सबसे ज़्यादा कांग्रेस की है कि जो उनका वोट प्रतिशत आज के 2 दशक पहले था, यानी कि कह सकते हैं सन 2000 में था या उससे पहले था, वो उसे मेंटेन किया जाए। तो वहीं भाजपा की सबसे बड़ी चिंता ये है कि वो सरकार तो बनाने का दावा कर ही रही है, अब की बार 400 पार का जो नारा दिया हुआ है, उसके साथ साथ उनका जो वोट प्रतिशत है जो अभी 46-47 है, उसे उठाकर 51% किया जाए। क्योंकि 51% के बाद साफ तौर पर आधी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी। तो यही उनकी जो प्रक्रिया है, उसी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। साफ तौर पर एक चीज़ और देखी जाती है, युद्ध जीतने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसकी रणनीति कैसे बनाई जाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है। और पिछले जैसे विधानसभा चुनाव खत्म हुए थे और तुरंत लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी गई। आपने देखा होगा पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, सबके उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। अरविंद, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी राशिद अलवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, दिल्ली की सत्ता की जो कुर्सी है, आप इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, और देश की जो सत्ता की कुर्सी है वो लगातार देखा जाता है कि लखनऊ से होकर के, उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां, आज ही वो तारीख है जब आदर्श आचार संहिता भी लगेगी, चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। और 17 सीटें एससी की हैं। तो वहीं पर अगर बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग का जिस तरह से जो वोटर बढ़े हुए हैं, जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, जैसे 18 से लेकर 20 साल के जो युवा हैं वोटर लिस्ट में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका तकरीबन 20 लाख के आंकड़ों में वो बढ़ गए हैं। और जो 20 से
ठीक है राशिद, आपके पास फिर से लौटूंगी, दिल्ली का रुख करूंगी। तनु हमारे साथ लगातार बनी हुई है। तनु, दिल्ली में आप मौजूद हैं और यहीं पर अब पूरी जो तैयारी है, सभी राजनीतिक दल इंतजार कर रहे हैं। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इलेक्शन कमीशन की, और इसके साथ ही प्रशासन के भी पुख्ता इंतजामात होते हैं। क्या हालात इस वक्त दिल्ली में, क्योंकि जो आम जनता है, सभी राजनीतिक दल हैं, वो आज की तारीख का इंतजार कर रहे हैं? आज का ही वो दिन है जिस दिन का तमाम जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनको इंतजार है, साथ ही आम लोगों को भी इस दिन का इंतजार है। और आज 3 बजे जो है वो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों का ऐलान होगा, और उसके बाद जो है वो आचार संहिता भी लग जाएगी। तो इस बार दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो इस बार जो है वो रिकॉर्ड तोड़ फर्स्ट वोटर्स जो है वो जोड़े गए हैं। वहीं निर्वाचन आयोग के मुताबिक 47,000 जो युवा वोटर्स हैं उनको ऐड किया गया है। वहीं 4 लाख लोगों को हटाया गया है क्योंकि वो दिल्ली से बाहर चले गए हैं। ऐसे में जो तैयारी है वो पूरे जोर शोर से यहाँ पर की गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो इस बार लोगों को रिझाने में लगी हुई है। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने जो है जीत हासिल करी थी, लेकिन लोकसभा एक बहुत अहम चुनाव है, तो यहाँ पर गठबंधन भी है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। तो ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा इस बार गरिमा कि जो गठबंधन है वो क्या वाकई कामयाब हो पाएगा, या फिर बीजेपी जो अकेली मैदान में उतरी है, क्या इस बार वो फिर से जो है वो परचम लहरा पाएगी। वहीं जो सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज, उसको भी उतारा गया। तमाम नए चेहरों को इस बार बीजेपी ने मौका दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार लोगों को रिझाने में लगी हुई है, चाहे वो मुफ्त पानी हो या मुफ्त बिजली हो। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है, और अपनी पूरी जान जो है वो इस बार राजनीतिक पार्टियों ने लगा दी है, पूरी जान झोंक दी है। तो इस बार की जो इलेक्शन है वो काफी दिलचस्प होंगे, और जो नतीजा आएगा वो भी काफी दिलचस्प होगा कि इस बार क्या कुछ बदलाव देखा जाएगा, या फिर जिस तरीके से बीजेपी जो है वो काबिज है, इस बार दोबारा से बीजेपी परचम लहराने में कामयाब होगी। ठीक है राशिद, आपका रुख करूंगी। और देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक एक दिन पहले जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, उसके पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेटर जारी किया। लेटर में उन्होंने तमाम बातें कही है, आम जनता से गुजारिश भी की और कहा कि इसमें लिखा कि आपका और हमारा 1 दशक का जो पूरा कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है। इसके साथ ही और भी तमाम बातें कही हैं। क्या लग रहा है इस बार का, क्योंकि केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सत्ता है, लगातार जो विपक्षी दल है वो ये कहते रहे हैं कि हम गठबंधन के साथ सत्ता में काबिज होंगे, लेकिन देखा गया कि जो गठबंधन है उसकी बेहतर स्थिति नजर नहीं आती रही है। अब इन सब के बीच ये लेटर और राम मंदिर की जिस तरह से बात की गई, धारा 370 की जिस तरह से बात की गई, और तमाम जो बड़े बड़े जो इस वक्त देखे जा रहे थे जो नियम थे उन्हें लाया गया, सीएए को लाया गया, कितना ज्यादा असर अब राजनीतिक पार्टियों को, चाहे नुकसान की तरफ पे अगर हम देखें या फायदे के तौर पे देखें, तो होने वाला है। करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम किए, तो उसको देखते हुए लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो गठबंधन पार्टियां हैं उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा 550 साल से चला आ रहा था, और भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दूसरी अगर बात करें तो विपक्ष जिस तरह से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात कह रही है, क्योंकि 80 सीटें लोकसभा की हैं, लोकसभा में 63 जनरल की हैं और एससी की 17 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिल सकती है। ठीक है राशिद, आपके पास फिर से लौटूंगे। हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, देखिए, पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए देशवासियों से सुझाव मांगा है। लोकसभा चुनाव बेहद करीब, आज ही तारीखों का ऐलान, 3 बजे का इंतजार सबको है, और अब से कुछ ही घंटे सिर्फ बचे हुए हैं जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और इसके पहले जनता से सुझाव, जनता के हित की बातें लगातार करती रही है सरकारें, और इसके साथ ही विपक्षी जो दल है, जो राज्यों की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में हालांकि आप मौजूद है, बीजेपी की
की सत्ता है यहाँ पर, लेकिन इसके साथ ही अन्य राज्य जहां पर दूसरी पार्टी की सत्ता चल रही है, वो लोग भी तमाम दावे कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के माध्यम से कोशिश लगातार जारी है कि केंद्र पर काबिज हुआ जा सके, लेकिन अगर देहरादून और उत्तराखंड की स्थिति के साथ साथ पूरे देश में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, चाहे वो बीजेपी को लेकर के कहे चाहे अन्य दलों को लेकर कहें, एक बार विस्तार से जानकारी दें। बिल्कुल गरिमा, देखिए यहाँ पे अगर जिस तरीके से बात की जाए, यहाँ पे लगातार भाजपा की जो है 2 बार यहाँ पे 5 सीटें उनके कब्जे में रही है, और यहाँ पे जिस तरीके से बात करी जाए, संकल्प पथ की बात करें, विकसित भारत की बात करें, लगातार जिस तरीके से संकल्प पथ बनना है, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद जो है अधिसूचना जारी हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, उसको लेके पहले से ही अभी क्योंकि घोषणा पत्र की यहाँ पे बात कही थी, तो उनका कहना था कि यहाँ पे अगर बात करें पुष्कर सिंह धामी की, उनका कहना था कि जो आम जनमानस के जो सुझाव होंगे, आम जनमानस क्या चाहता है सरकार से, उसकी क्या यहाँ पे मंशा है, ये तमाम चीजों को लेके वो घोषणा पत्र के लिए जो है वो जो पेटियां हैं उनके सुझावों की, वो डोर टू डोर यहाँ पे उनके कार्यकर्ता हर गली मोहल्ले में, हर वार्ड में ले जा रहे हैं, आम जनता से राय शुमारी की जा रही है। उनका कहना था कि विकसित भारत की ओर जो प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है उसको यहाँ पे पूरा किया जाएगा संकल्प के माध्यम से। दूसरी बात उनका कहना था यहाँ पे लगातार जिस तरीके से यहाँ पे अब चुनावी माहौल है, चुनाव सरगर्मियां तेज हो चुकी है, यहाँ पे लगातार पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो वायदे हमारी सरकार के द्वारा किए गए थे वो यहाँ पे जो है धरातल पर उतार दिए गए हैं, चाहे वो यूसीसी की बात करें, सीएए की बात करें, और यहाँ पे जिस तरीके से नकल विरोधी कानून की बात करें, युवाओं को रोजगार देने की बात करें, तमाम चीजों को लेके यहाँ पे जो है वो डोर टू डोर अब यहाँ पे जो है अपनी सर्वे करते हैं, यहाँ पर सर्वे हो रहा है इनके वार्डों के द्वारा, जो वार्ड अध्यक्ष है, ये तमाम चीजों को लेके। और खास करके यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात गरिमा यहाँ पे विपक्ष को लेके आ रही है, इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी। हालांकि हमारे इंडिया गठबंधन के जो यहाँ पे जो राजनीतिक दल है उनसे भी बात हुई थी, उनका कहना था कि जिस तरीके से यहाँ पे इंडिया गठबंधन पूरे देश में चल रहा है, हालांकि यहाँ पर अपना उन्होंने कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है, उनका कहना था कि हमारा जो है यहाँ पे सबसे बड़ा लक्ष्य है भाजपा को हराना, तो उसको लेके यहाँ पे तमाम जो राजनीतिक दल है वो इस समय कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो है उनको प्रत्याशी मैदान में उतारने की है कांग्रेस को, क्योंकि अभी नैनीताल और हरिद्वार की सीट उनके दावेदार नहीं मिल पाए हैं। जी गरिमा। ठीक है तनु, आपका रुख करूंगी कि देखिए जिस तरह से अभी अभी अवनीश जिक्र कर रहे थे युवाओं की गारंटी को लेकर के, मोदी की गारंटी को लेकर के, तो तमाम बातें इस लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टियां कहती रही है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बीएसपी हो, या फिर और भी जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, और भी चाहे जो भी पार्टी हो, तमाम बातें कहती रही है। एक तरफ युवाओं की गारंटी, एक तरफ मोदी की गारंटी है। अब दो सबसे बड़ी गारंटी जो इस वक्त के इस राजनीतिक सियासत में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। युवाओं पर फोकस करने की बात पूरी तरह से विपक्षी दल कहते हैं। ये बात कही जाती है कि 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें तो गठबंधन की जिस तरह से स्थिति नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का वक्त चल रहा था तनु, तो आपको याद होगा कि लगातार विपक्षी दल यही बात कह रहे थे कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जब पूरे विश्व के सनातन धर्म के मानने वाले लोग भक्तिमय थे, तो विपक्षी दल के जो तमाम नेता है वो प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर रहे थे और नहीं भी पहुंचे। ऐसे में लगातार यही बात कही जा रही थी कि इसके बाद धार्मिक मुद्दों के बाद युवाओं के लिए क्या करेगी सरकार। और फिर हमने देखा जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म हुआ, राज्यों में इन्वेस्टर्स समिट, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सरकार लेकर के आई। चाहे हमने देखा बीजेपी राज्यों में ज्यादातर इन्वेस्टर समिट लगातार आयोजित किए गए, चाहे हमने उत्तर प्रदेश की बात की, मध्य प्रदेश का देखे, देहरादून का देखे, उत्तराखंड का देखते हुए जिस तरह से कितना असर, क्योंकि युवा बड़ी निर्णायक भूमिका में रहते हैं, योगदान देते हैं किसी भी चुनाव में, कितना असर देखने को मिलेगा अगर हम मोदी की गारंटी एक तरफ रखें और दूसरी तरफ युवाओं की गारंटी। बता दूं कि जो युवा है वो बहुत ही अहम भूमिका जो है वो निभाते हैं, और ऐसे में लोकसभा चुनाव में इस बार ज्यादा से ज्यादा जो युवा है वो एक्टिव वोटर्स के रूप में नजर आ रहे हैं। जैसे कि मोदी सरकार ने जो समिट किया उसमें जो युवा है उसको रोजगार के लिए बढ़ावा मिलेगा, तकनीकी में बढ़ावा मिलेगा, तो जो युवा है उसको रोजगार मिलने के जो ऑप्शंस है वो खुल जाएंगे। वहीं लगातार हमने देखा कि जब राम मंदिर वाला मुद्दा उठा, आपने भी जिक्र किया, राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो हमने देखा कि पूरा देश जो था वो राम की भक्ति में लीन हो गया, और एक लहर हमने मोदी लहर की उस दौरान देखी। लेकिन जैसे ही राम प्रतिष्ठा का जो समारोह था वो खत्म हुआ और रामलला विराजमान हुए,
तब फिर से एक बार जो मुद्दा है वो रोजगार का उठने लगा। हालांकि अभी हमने दिल्ली में भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और उनको पुरस्कार दिए गए। साथ ही उनसे ये भी कहा कि आप ऐसे कंटेंट बनाएं जो युवा है वो नशे से दूर रहे और वो रोजगार की तरफ ध्यान दे। तो तमाम हमने चीजें देखी। वहीं अब जो विपक्षी दल है वो भी लगातार ये कहते आए हैं, जिस तरीके से सीए की बात भी हुई, कि जब रोजगार देशवासियों को नहीं मिल पा रहा है तो फिर जो शरणार्थी है जिनको अब नागरिकता मिल जाएगी उनको रोजगार कहाँ से देंगे। तो तमाम तो मुद्दे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि मोदी की गारंटी, अब कुछ भी होता है तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कहती है कि मोदी की गारंटी है, जो हम कहते हैं वही करते हैं। वही विपक्षी दल ये कह देती है कि मोदी की गारंटी में रोजगार तो है ही नहीं, वो रोजगार पे तो फोकस करते ही नहीं है। लेकिन इस बार जो हम ग्राउंड लेवल पर देख रहे हैं गरिमा, जो युवा है वो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली का हम लगातार जो है जब हम ग्राउंड पर होते हैं तब देखते हैं तो युवा का भी कहना ये होता है कि इस बार हम कुछ देश में बदलाव चाहते हैं। हालांकि जो है वो ये भी बड़ा चलन में है एक नारा कि मोदी हमेशा कहते हैं कि पकोड़े तल लिए जाए, तो इससे भी नाराजगी यहाँ पर दिल्ली में देखी जाती है युवाओं में कि मोदी जी ने तो हमें पकोड़े तलने को कह दिया जब रोजगार की बात आई। लेकिन उसके बाद भी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो लगातार कुछ ना कुछ जो है वो योजना हो या फिर युवाओं को रिझाने के लिए लगातार कोशिश करती आई है। तो इस बार देखना होगा कि क्या बाकी जो रोजगार का मुद्दा है, चाहे वो नौकरियां हो या फिर टेक्नोलॉजी की जिस तरीके से बात की जा रही है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, तो इस बार ये मुद्दा भी बहुत अहम बना हुआ है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव इस बार आएगा या फिर जो लोग हैं वो वैसे ही बीजेपी से काफी इन्फ्लुएंस नजर आ रहे हैं। तो कहीं इतिहास तो अपने आप को नहीं दोहराएगा, ये जो 10 साल का जो कार्यकाल मोदी का रहा है, कहीं एक बार फिर से यही तो परचम नहीं लहरा देगा। ये देखने वाली बात होगी और काफी दिलचस्प इस बार ये पूरा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी पर हमारे साथ भोपाल से भी हमारे सहयोगी ऋषभ राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, देखिए, चलिए अब मध्य प्रदेश का जिक्र करेंगे क्योंकि आप राजधानी भोपाल में मौजूद है। मध्य प्रदेश में सत्ता के अब 90 दिन पूरे हो चुके हैं हाल ही में, और जो सरकार थी, मोहन की जो सरकार थी, उसे लेकर के सरकार अपनी जनता के सामने पहुंची, अपनी जो तमाम क्रियान्वयन योजनाओं को लेकर के किया गया उसके साथ जनता के सामने पहुंचे, जनता के बीच पहुंचे और सारी बातें कही गई है। विपक्षी दलों का अगर हम देखें तो लगातार विपक्षी दल यही कहते रहे हैं कि सिर्फ कार्यक्रम किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कर्ज लेकर के कार्यक्रम किया जा रहा है, और कर्ज का आरोप लगातार लंबे वक्त से, चाहे जब शिवराज की सरकार थी तब भी बीजेपी पर लगाया जाता रहा है, और अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश का अगर हम जिक्र करेंगे तो महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है यहाँ पर किसी को भी सत्ता में लाने के लिए और सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। मध्य प्रदेश में बड़ा मुद्दा रहा विधानसभा चुनाव में महिलाओं का, जब महिलाओं के लाडली लक्ष्मी योजना की हम बात करें तो सबसे बड़ा योगदान रहा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है, 29 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस के खाते में है। इस बार का ये जो चुनाव है कितना असर देखने को मिलेगा, चाहे हम महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है, तो आदिवासी वोटर्स को लगातार रिझाने की भी बात हम देखें, चाहे स्टेशंस के नाम बदले गए हों, चाहे शहरों के नाम बदले गए हों, वो भी देखा गया है मध्य प्रदेश में खूब बढ़ चढ़ करके। बिल्कुल गरिमा, तमाम समीकरण तो आपने भी बता दिए हैं। जिस तरीके से महिलाओं पर फोकस भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किया है, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण होगा आज का दिन कि क्या कुछ आज जो चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, क्योंकि पिछली बार का जिक्र हम करें तो मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान हुए थे, तो इस बार देखना महत्वपूर्ण होगा किस तरीके से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही आपने तमाम मुद्दों का जिक्र किया। मोहन सरकार इस बार बीजेपी की कमान संभाल रही है, इससे पहले शिवराज सरकार थी, और निश्चित तौर पर आपने मोहन सरकार का जिक्र किया। तमाम नए तरीके से सरकार को चलाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। साथ ही जो जिस तरीके से अभी फिलहाल में उज्जैन में विक्रमोत्सव भी चल रहा है, तो तमाम तरीके से सक्रिय मोहन सरकार नजर आ रही है। ऋषभ, देखिए 2019 का अगर हम जिक्र करें तो जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो एक कैंपेन था बीजेपी का, मैं भी चौकीदार, ये कैंपेन था। बीजेपी ने इसको लेकर के नारा, खूब सारे गाने भी लॉन्च किए गए, और अब इस बार का जो 2024 का जो कैंपेन है, और आज ही एक गाना भी रिलीज हुआ बीजेपी का अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पोस्ट भी किया है, मोदी का परिवार करके। इसमें प्राण प्रतिष्ठा के विजुअल्स से लेकर के देश के युवाओं के, महिलाओं के और निचले तबके के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लेकर के सारे विजुअल्स इस वीडियो में मौजूद है। इस 3 मिनट कुछ सेकंड का ये गाना है जिसमें सब कुछ, पूरे देश में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हालात है, वो नजर आ रहे हैं। मोदी का परिवार, आरजेडी के जो प्रमुख थे लालू यादव, उन्होंने इसे लेकर के
आरोप लगाया था परिवारवाद पर। वो कह रहे थे कि मोदी हमेशा परिवारवाद पर आरोप लगाते रहे हैं और अब उनका तो कोई परिवार ही नहीं है, जिसके बाद मोदी का परिवार कैंपेन शुरू हो गया। कितना असर, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब, मोदी का परिवार, सभी जो बीजेपी के पॉलिटिशियंस हैं वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंडर ब्रैकेट करके लिखते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार का ये चुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कैंपेन जो है वो कुछ अलग नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार मैं भी चौकीदार था और इस बार मोदी का परिवार। बिल्कुल गरिमा, देखिए भारतीय जनता पार्टी की यही स्ट्रेटजी है कि जब विपक्ष कोई आरोप लगाता है, विपक्ष किसी तरह के बयान देता है, कोई तंज कसता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको विपक्ष के लिए उल्टा साबित कर देती है। ठीक इसी तरह आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि मोदी का परिवार जो कैंपेन है, जिसको पार्टी ने सॉन्ग भी रिलीज कर दिया है, इसी को लेकर चुनाव में काफी ये सॉन्ग चलेगा और लोगों के पास निश्चित तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचेगा, तो बड़ा असर इसका होगा। जिस तरीके से लालू यादव ने जो बयान दिया था, जो भरी सभा में कहा था कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है, लगातार परिवार पर ये आरोप, परिवारवाद का आरोप लगाते रहते हैं, उन्होंने कहा इनको संतान क्यों कोई नहीं है, तमाम बातें लालू यादव ने कही थी। लेकिन जिसका इतना असर बिहार में होना था वो तो नहीं हुआ, लेकिन मोदी ने उसकी बात कर्नाटक में सभा में इस चीज़ को दोहराया और कहा कि पूरा 140 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। और साथ ही उन्होंने तमाम जो पार्टी के बड़े दिग्गज नेता थे, अमित शाह हो या फिर तमाम जेपी नड्डा हो, इनके अलावा तमाम जो बड़े बड़े केंद्र में नेता थे या तमाम देश भर के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी प्रोफाइल बदली। जो सोशल मीडिया हैंडल एक्स के बाजू में उन्होंने लिखा है, उसमें लिखा कि मैं भी मोदी का परिवार करके, ये काफ़ी वायरल भी हुआ और इस मुद्दे को अब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से भुना लिया है। और यही स्ट्रेटेजी आपने जिक्र भी किया 2019 में हमने देखी थी, जब मैं भी चौकीदार का नारा जो मोदी के साथ लगा और पूरी पार्टी ने इसे भुनाया भी था, क्योंकि विपक्ष जब भी आरोप लगाता आया है तो निश्चित तौर पर स्ट्रेटेजी काम आई है। साफ तौर पर देखिए ऋषभ कि बीजेपी काट साफ तौर पर निकाल लेती है किसी भी मुद्दों का और यहीं पे विपक्षी जो दल है वो पीछे रह जाते हैं। निश्चित तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी भी रहती है और खासकर जिस तरीके से सोशल मीडिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। इससे पहले हमने देखा 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद थे, उनको लेकर सोशल मीडिया पर किस तरीके से वो सक्रिय रहे, इसको लेकर काफ़ी भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर मैनेजमेंट रखा था और तमाम अब जो विधायक हैं उनके सोशल मीडिया काफ़ी स्थिति अच्छी कर दी है और सांसद तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए भी जनता से कनेक्ट करने की कोशिश बीजेपी की रहती है। और आज के दौर में सोशल मीडिया का सहारा लेकर जिस तरीके से तमाम बयानों का सिलसिला हम देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर तमाम विपक्षी दलों के सामने मजबूत नजर आती है और उसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलता है। ठीक है ऋषभ, आपके पास फिर से लौटूंगे। हमारे साथ मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी भी जुड़े हुए हैं। राहुल, महाराष्ट्र में इस वक्त की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि आज का जो इंतजार था, राजनीतिक दल हैं तमाम, गठबंधन की भी सरकार है महाराष्ट्र में, तो इन सब के बाद अब आज की जो हालात है, क्योंकि पिछला जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उस वक्त महाराष्ट्र के सर्कमस्टेंसेस अलग थे और इस बार 2024 के चुनाव में वो सर्कमस्टेंसेस अलग है। तमाम जो दल हैं वो एक साथ हुए, जो तमाम पुराने जो दल थे वो बिखरे, कुनबा बिखरा। इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प होने वाला है। आप एकदम ठीक कह रही है। जब 2019 का जो चुनाव लोकसभा का था उसके एकदम उलट है इस बार का 2024 का चुनाव। 2019 में शिवसेना 7 लड़ी थी बीजेपी के और जिस तरह से 18 सीट आई थी और 23 सीट बीजेपी की आई थी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार कहीं ना कहीं एक पहला राज ऐसा है जो महाराष्ट्र, जहां बीजेपी को डेंट लग रहा है और बीजेपी एकदम समझ नहीं पा रही है कि करे क्या, क्योंकि उनकी भी सीट की क्लियर नहीं हो सकी है, उनके भी सीट के बंटवारे अभी भी खिचड़ी पकी हुई है। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की भी खिचड़ी पकी हुई है। और आज जिस तरह से चुनाव आयोग की घोषणा होने वाली है 3 बजे, जिस तरह से तारीखों के ऐलान होने वाले हैं, उसको देखते हुए आज भी महाराष्ट्र एक इकलौता राज्य है जिसको अभी तक ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष दोनों की सीटों के बंटवारे नहीं हो पाए हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने आनंद पानंद में 20 सीटों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी 28 सीट के पेज फंसे हुए हैं और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एनसीपी के अजित पवार का मांग है कि 13 सीट पे मैं लड़ूंगा और एकनाथ शिंदे की मांग है कि मैं भी 13 सीट पे लड़ूंगा। और बीजेपी दूसरे छोटे घटक दलों को लेके आ रही है। अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, राज ठाकरे को भी लेके आ रही है। अगर राज ठाकरे भी शामिल होते ही घटक दलों में तो उनको भी 1 से 2 सीट चाहिए। तो मराठाओं की पूरी तरह से राजनीति होती है और मराठाओं राजनीति में राज ठाकरे एकदम फिट बैठते हैं। उनके भाषण और उनकी मराठाओं की जो संख्या है उनको फेवर करती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाह रही है कि राज ठाकरे भी हमारे में शामिल हो जाएं, जिससे कि उद्धव ठाकरे को टक्कर दी जा सके। और एनसीपी के जो शरद पवार हैं वो मराठाओं की राजनीति करते हैं, उसको कहीं ना कहीं देखते हुए बड़ा चेहरा लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से रायता फैला हुआ है महाराष्ट्र का। गरिमा बता दूं, महाराष्ट्र का कहीं भी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है कि किसको कहां से लड़ाया जाए। जिस तरह से आनंद पानंद 20 सीट
क्लियर किए, लेकिन अभी भी 28 सीट का पेच फंसा हुआ है। और विपक्ष की आज आखिरी मीटिंग है, उनको भी सीट बंटवारा करना है, उनको भी देखना है कि किस तरह से सीट बंटवारा होता है। जिस तरह से चुनाव आयोग की घोषणा होने के बाद 3 बजे के बाद फिर देखना है क्या नया रूप लेके आती है महाराष्ट्र की। लेकिन महाराष्ट्र पहला राज्य है हिंदुस्तान का जो बीजेपी अभी तक इतने दिग्गज नेता बार बार मीटिंग करने के बाद, अमित शाह भी आए यहाँ से, दिल्ली से दिल्ली गए एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, फिर भी कोई फैसला नहीं हो पाया और विपक्ष का भी फैसला नहीं हो पाया। पूरी तरह से खिंची पड़ी है विपक्ष का भी और सत्ता पक्ष का। ये पहला राज्य ऐसा है गरिमा जी। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। राहुल, हमारे साथ में जयदास मानिकपुरी छत्तीसगढ़ से भी जुड़ चुके हैं, रायपुर से हमारे संवाददाता हैं। जयदास, देखिए छत्तीसगढ़ में अब पिछले अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, उस वक्त सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी जब लोकसभा चुनाव हुए थे, और इस बार सत्ता में बीजेपी है, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में। कितना असर इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ का अगर हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस की जो सरकार थी, भूपेश बघेल लगातार यही कह रहे थे कि एक बार फिर से सत्ता में वो काबिज होंगे, लेकिन विधानसभा का जो परिणाम जब सामने आया वो ठीक सभी नेताओं की सोच के विपरीत आया। जिस तरह से कांग्रेस नेता लगातार सोच रहे थे, लगातार बयानबाजी कर रहे थे, और भूपेश बघेल की जो तो तारीफ तो नीति आयोग ने भी खूब जमकर की थी, उनके कार्यों की तारीफ, उनके योजनाओं की तारीफ नीति आयोग भी करती रही है, लेकिन जो जनता है उसने कांग्रेस को पसंद नहीं किया। अब सत्ता में बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी, और लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियां जो है वो कमर कस ली है। वही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है अभी लोकसभा चुनाव को देखते हुए 11 के 11 जो लोकसभा सीटें हैं उस पर अपना प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। अगर इसके अलावा कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के अभी 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें अभी जो है पेंडिंग रखे गए हैं, लेकिन यह कयास लगाया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में वे भी अपनी 5 जो लोकसभा सीटें उसकी सूची जारी कर दी जाएगी कि कौन वहां से कौन प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो वहाँ पीसी है, दिल्ली में पीसी है, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में भी कुछ जानकारी जो है साझा की जाएगी यहाँ के निर्वाचन आयोग के माध्यम से। अगर राजनीतिक मुद्दे पे बात की जाए, अगर दोनों पार्टियों की बात की जाए तो दोनों पार्टियां जो है चुनावी माहौल को देखते हुए जनता को साधने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है, पांकिल वर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड जुड़े हुए हैं। पांकिल, हाल ही में हरियाणा के जो सीएम फेस है वो बदल गए हैं, ऐसे में ये जो लोकसभा का चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। कितना असर हरियाणा की जनता को अगर हम देखें तो कितना बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार इस तरह से चेहरे बदलना, कितना असर देखने को मिल सकता है, और खासतौर पर बीजेपी को? देखिए, अभी हाल ही की स्थिति बताऊं तो जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है हरियाणा के अंदर बदल दिया गया है। इसकी अगर लंबे तरीके से जांच की जाए, पीछे जाना होगा हमें और समझना ये होगा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री का चेहरा जो बदला गया। भाजपा की सरकार हरियाणा के अंदर गठबंधन के अंदर थी, जेजेपी और भाजपा का एक गठबंधन था। लोकसभा सीटों को लेकर हरियाणा के अंदर जो भाजपा है वो सक्षम नजर आती है। इसी के चलते जो गठबंधन की सरकार थी जेजेपी की, उन्होंने ये मांग की कि हमें सीटें चाहिए, और इसी को लेकर ये विवाद हुआ, जिसके बाद गठबंधन टूटा, नया गठबंधन बना, नए विधायक शामिल हुए, और अभी आज या कल के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। और हरियाणा के अंदर ये बताया जाता है, ये डाटा बताता है कि 10 में से 8 या 9 सीटें भाजपा ले जाने वाली है। एक बार पंजाब का भी जिक्र करें, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में है अब सत्ता में बीजेपी नहीं है राज्य में, ऐसे में कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, लोकसभा का चुनाव किसी अलग तरीके से कार्य करता है और विधानसभा का चुनाव हरियाणा और पंजाब के अंदर किसी अलग तरीके से कार्य करता है। कहा यह जाता है, अगर हम ऑन ग्राउंड रियलिटी बात करें, यहाँ पर मोदी लहर ज्यादा चलती है लोकसभा चुनावों के अंदर, जिसके कारण भाजपा जो है हर खेमे के अंदर जो है आपको स्ट्रांग नजर आएगी। ऐसा ही पंजाब में भी आपको देखने को मिलेगा, पर हालांकि क्योंकि पंजाब में शुरू से अन्य पार्टियों को जगह मिलती रही है, तो कहीं ना कहीं इसका असर पंजाब में दिखेगा कि कुछ सीटों में भाजपा की कटौती हो सकती है। ठीक है, राहुल आपका रुख करूंगी कि जिस तरह से अभी महाराष्ट्र का आप जिक्र कर रहे थे कि महाराष्ट्र में तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं गठबंधन, चाहे वो सत्ता दल की हो या फिर विपक्षी दलों की हो, ऐसे में लोकसभा चुनाव तस्वीरें साफ नहीं, आम जनता भी तो कंफ्यूज होगी वहां की।
आम जनता भी कंफ्यूज है कि आखिर किसको वोट दिया। शिवसेना में 2 फाड़ हो चुके हैं, एनसीपी में 2 फाड़ हो चुके हैं। उसको देखते हुए कहीं न कहीं यहाँ पे खिचड़ी पक चुकी है। एनसीपी के 2 फाड़ होने के बाद शरद पवार और अजित पवार अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे। बारामती से एक ही जगह से क्या नाम है प्रिया सुले लड़ रही है और उनकी अजित पवार की वाइफ लड़ रही है सुमित्रा जी। तो देखते हुए हर जगह खिचड़ी पक चुकी है और पहला राज ऐसा है जहां अभी तक कोई भी पिक्चर किसी भी पार्टी का क्लियर नहीं हुआ कि कहां तक क्या कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं जो महाराष्ट्र एक ऐसा 48 सीट आती है, 48 सीट ऐसी फंसी हुई है, ना विपक्ष के लिए पट रही है ना सत्ता पक्ष के लिए पट रही है। और सब जगह आप देखें तो वीवीआईपी नेता अगर जमावड़ा है तो वो महाराष्ट्र ही है। शरद पवार को ले लें, अजित पवार को ले लें, उद्धव ठाकरे को ले लें और राज ठाकरे को ले लें, देवेंद्र फडणवीस ले लें, तो जितने भी नेता है सबके कद बहुत बड़े हैं। और ऐसी पहला राज्य है जो इतने बड़े नेताओं का कद लेते हुए बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। और जिस तरह से डिवाइड हो गई है पार्टियां, जिस तरह से एनसीपी डिवाइड हो गई, जिस तरह से शिवसेना डिवाइड हो गई, उनको देखते हुए वो सरदर्द बढ़ गया बीजेपी का और एक सरदर्द बढ़ाने और जा रही है राज ठाकरे को लेके। तो उसको लेकर कहीं न कहीं यहाँ पे कंफ्यूज है कि कौन किसको वोट देगा। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी मोदी जी का टेम्पो यहाँ पे काफी है, मोदी जी की काफी चर्चाएं हैं, जहां तक ये बीजेपी के फेवर में काफी यहाँ पे जो देखे जा रहे हैं वोटरों को, तो कहीं न कहीं बीजेपी के फेवर में जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं लास्ट टाइम में बीजेपी हमेशा ही लास्ट ओवर पे रन मार के जीत जाया करती है, तो वो उसकी एक अलग यूएसपी है। तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं बीजेपी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। जी गरिमा। ठीक है ऋषभ, आपका रुख करूंगी कि जिस तरह से अभी आप राहुल को सुन रहे थे कि बीजेपी की अलग ही यूएसपी होती है, लास्ट ओवर पर कहीं पे भी बीजेपी गेम कर देती है। चलिए अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो, क्योंकि दिल्ली में देखिए लगातार शराब नीति घोटाले मामले को लेकर के समन भेजा जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, वहीं अब बीआरएस के भी नेता को समन भेजा गया है। तमाम जो मुद्दे हैं और लगातार जो विपक्षी दल है वो ईडी, सीबीआई, आईटी को लेकर के ये आरोप लगाती रही है कि वो सत्ता के कब्जे में है, जो उनसे सरकार कहती है वो कराया जाता है। ऐसे में फिर लोकसभा चुनाव बेहद करीब, विपक्षी दल के ऊपर जिस तरह से इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं और रेड डाले जा रहे हैं, कितना असर देखने को मिलेगा और कितना फायदा कितना नुकसान, चाहे विपक्षी दल को देखे चाहे सत्ता पक्ष को देखे, मिल सकता है? बिल्कुल देखिए गरिमा, लगातार जब जिक्र होता आया है विपक्ष के तमाम दल हो, सीबीआई हो या फिर आईटी हो, ईडी हो, इनके दुरुपयोग का आरोप लगातार विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगाते आए हैं। लेकिन इस मुद्दे को बहुत कुछ भुना विपक्षी दल नहीं पाए हैं और लगातार जो चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष से कर सकता था वो चर्चा नहीं हुई। हालांकि आपने जिक्र किया कि तमाम तरीके से आज दिल्ली का हमने केस देखा जहां अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश होने भी गए। उससे पहले उन्होंने कहा भी था कि 16 मार्च को वो पेश होंगे। लेकिन देखिए जिस तरीके से सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का मामला है, तमाम जो विपक्षी नेता हों, कहें कि तमाम जो ऐसे मामले हम देख रहे हैं, दिल्ली में शराब घोटाले का मामला लगातार चल रहा है, इसमें तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो ऑलरेडी जेल में हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने भी आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर सरकार गिराना चाहती है और लेकिन हमारे विधायक सभी तटस्थ हैं, वो कहीं भी यहाँ वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो तमाम तरीके से देखिए विपक्षी दल तो आरोप लगाते आए हैं। लेकिन आज के दिन का हम जिक्र करें तो आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ये तय होगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ स्थिति रहेगी, कितने चरणों में मतदान होगा। साथ ही 4 राज्य भी महत्वपूर्ण है जहां पर विधानसभा चुनाव के साथ में घोषणा भी होगी, जिसमें ओडिशा की बात कर लें, आंध्र प्रदेश की बात कर लें, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। वहीं ओडिशा में भी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी में लगातार गठबंधन की खबरें सामने आई। तो काफी यहाँ की राजनीति बड़ी दिलचस्प हो चली है गरिमा, क्योंकि बीजेडी जो है, बीजू जनता दल की सरकार यहाँ पर उस बीजेडी की है। नवीन पटनायक साल 2000 से मुख्यमंत्री यहाँ पर है। तो बड़ा दिलचस्प हो चला जब ये खबरें आती हैं कि बीजेडी के साथ बीजेपी का गठबंधन होता है, क्योंकि देखिए मुख्य दल यहाँ पर बीजेडी है, उसमें 1 नंबर 2 नंबर की पार्टी में गठबंधन होता है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार जो पहले नंबर की पार्टी होती है, जैसे कि अगर हम केंद्र में देखें तो जैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन के कोई सवाल ही पैदा नहीं होते, ठीक उसी तर्ज पर ओडिशा की स्थिति दिखाई देती है। लेकिन फिलहाल उस पर कोई अभी सस्पेंस बना हुआ है कि आगे कोई ऐलान होगा, क्या बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है, देखना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही बात अगर आंध्र प्रदेश की करें तो यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है, जगन मोहन रेड्डी यहाँ से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यहाँ पर विपक्ष में टीडीपी है, जिसकी गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। तो यहाँ पर भी लड़ाई आमने सामने की यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर बीजेपी गठबंधन में है। तो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा इन 4 राज्यों में भी क्या स्थिति आगे लोकसभा को लेकर बनती है। ठीक है, हमारे साथ पटना से भी संवाददाता धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए धर्मेंद्र, बिहार की राजनीति बिल्कुल अलग थलग से हमेशा से ही मानी जाती रही है। बार बार सत्ता पर काबिज होने की वजह से नीतीश कुमार को
उनको दल बदल करना पड़ता है। अब एक बार जब वो विपक्ष का बड़ा चेहरा हो रहे थे, जब इंडिया गठबंधन बना था, उस वक्त लगातार यही बात कही जाती रह रही थी कि उन्हें सीएम फेस बनाया जा सकता है, पीएम का फेस, पीएम फेस घोषित किया जा सकता है। लेकिन बड़ा बदलाव उन्होंने किया, सीएम बनने के लिए एक बार वो फिर से एनडीए के साथ में शामिल हो गए और उन्होंने फिर से अपनी सरकार बनाई, फिर से कैबिनेट का विस्तार हुआ। बिहार की राजनीति बहुत अलग थलग है और अब लोकसभा चुनाव है। क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस इस वक्त बिहार में बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बिहार की जनता है वो सीएम को लेकर के बार बार कंफ्यूज होती रही है। बिल्कुल सही आपने कही बात को, कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल कर फिर नए गठबंधन में अपना उम्मीदवारी जताते हुए शपथ ग्रहण किए, उसके बाद दूसरे चरण में कल का मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। ये निस्संदेह है कि जनता के बीच ये एक सवाल बना रहता है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से नीतीश कुमार अपने INDI से छोड़कर अपनी एनडीए में आए, उस समय से ही जनता की सारी बात समझ रहे थे, क्योंकि वो उन्हें प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मन में ही था नहीं, बल्कि राजद ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में मनोनीत किया था। जब उन्हें संयोजक प्रधानमंत्री INDI में जब संयोजक उन्हें नहीं बनाया गया, तो वहीं से ये विवाद उत्पन्न हो गई और आज उसका परिणाम सबके सामने दिख रहा है। चलिए अब हम जयदास के पास चलेंगे, रायपुर। देखिए जयदास, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी अगर हम अब जिक्र करें तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची, देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंची। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लोगों को जोड़ने की वो लगातार जिस तरह से कोशिश करते रहे हैं, विपक्ष का बड़ा चेहरा माना जाता रहा है। लेकिन वो जब भी कहीं किसी राज्य में जाते हैं, उनका कुनबा बार बार बिखर रहा है। अलग अलग जगहों से हम देख रहे हैं कि उनके बड़े नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या किसी और दल का रुख कर रहे हैं। ऐसे में इनकी ये यात्रा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निकली थी, कितना असर अब पड़ने वाला है? क्योंकि बहुत ज्यादा असर अगर हम विधानसभा चुनाव को देखें तो देखा नहीं गया। चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जब बुरी तरीके से सरगुजा जो बेल्ट जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी हुई थी, वहां की 12 की 12 सीट पर जो है बीजेपी ने काबिज की थी। इसके अलावा अगर बात की जाए बस्तर क्षेत्र की, तो बस्तर संभाग में लगभग बीजेपी ने वहां बहुमत हासिल की थी। लेकिन बात की जाए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसके बाद जो है तमाम जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो जिस तरीके से कांग्रेस को यहाँ छत्तीसगढ़ में हार मिली विधानसभा जो चुनाव है उस पर, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं के बीच निराशा फैली हुई थी कि जो कांग्रेस है वो बुरी तरीके से हार यहाँ हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए अब लोकसभा की, तो लोकसभा में जो है इसको भुनाने के लिए फिर से जो कांग्रेस है वो एड़ी चोटी का जो है जोर लगा रही है। वही बात की जाए राजनीतिक मुद्दे पर इनकी, तो राजनीतिक मुद्दे पर अगर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विधानसभा के बाद जो है अब लोकसभा में फिर से प्रत्याशी बनाया गया है राजनांदगांव से। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि कांग्रेस जो है एक अपना अलग स्ट्रेटेजी अपना रही है छत्तीसगढ़ में, ताकि लोगों से वो जुड़े रहे और 11 की 11 लोकसभा सीट या अधिकतम से अधिकतम लोकसभा सीट जीतने की कोशिश में वे लगे हुए हैं। और इसी को देखते हुए जो विभिन्न अभी आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव आज 3 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर जो है जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी उसके बाद इनकी स्ट्रेटेजी सामने आएगी कि किस तरीके से जो है यहाँ जनसभाएं की जाए, किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए और किस तरीके से जो है चुनाव में विजयी पाया जाए। राहुल, आपका रुख करूंगी कि यहाँ पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को कितनी सीटें हुए मिलती दिखेंगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तस्वीर साफ नहीं, और अजीत गुट को भी कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस नजर आ रहे हैं? कितना अगर बता दूं, महाआघाड़ी सरकार जो है शेयरिंग की बात करें तो कांग्रेस 18 सीट पे लड़ने को और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 23 पे लड़ने की दावा ठोक रही है। और जो बची कुछ सीटें वो 10 सीट केरल में उनको दी जाएगी शरद पवार को, और जो उनके घटक दल हैं जो जैसे प्रकाश अम्बेडकर, उनको भी 1-2 सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना से दी जाएगी। तो ये महाअकाली सरकार के पूरे आंकड़े 48 के हो गए। और अजीत की बात करें तो अजीत पवार अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। जिस तरह से अजीत पवार ने बीजेपी के साथ तो उसके बाद बीजेपी के खिलाफ लड़े थे जब मोदी लहर में, तो उनकी 4 सीटें आई। अब उनकी मांग है कि मैं मोदी लहर में जीत के आया था तो मोदी के साथ जब लड़ रहा हूँ
तो मुझे सीट की संख्या बढ़ाई जाए। तो उनकी मांग है कि जैसे एकनाथ शिंदे को 13 सीट दी जा रही है लोकसभा की, तो मुझे भी 13 सीट दिया है, क्योंकि हमारी पार्टी भी मराठाओं से राजनीति किया करते हैं और मराठाओं से निकल के आई है। और एकनाथ शिंदे की पार्टी अभी अभी बनी है और उनको जब 13 सीट दी जा रही है तो हमको क्यों नहीं 13 सीट दे। इसको लेके कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से सरदर्द बन गया है। और बीजेपी जिस तरह से अभी सीट की बंटवारा करने में लगी हुई है, लेकिन अमित शाह भी आके चले गए, यहाँ पे 3 मुख्यमंत्री जाके भी दिल्ली चले गए, लेकिन शायद भी ये पहला राज्य ऐसा हुआ जिसका सरदर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और विपक्ष का भी यही हाल है, विपक्ष भी आपस में भिड़ रही है और सिटिंग एमएलए के भी टिकट कट गए। जैसे बीजेपी की उत्तर मुंबई की बात करें तो पीयूष गोयल को सीट दे दी गई है, जिस तरह से गोपाल सेठी सिटिंग एमपी थे 3 बार के जीते हुए। अब वहाँ विद्रोह की चिंगारी फैल गई है। उनका कहना है कि हम 3 बार के सिटिंग, उनके जो समर्थक है वो विद्रोह करने लगे। ठीक है, समय कम है आपका। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। पंखिल आपका भी बहुत शुक्रिया, जयदास और ऋषभ आपका भी बहुत शुक्रिया। तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी शंखनाद आज होने वाला है। 3 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने चरणों में मतदान होने हैं, किस तरह से मतदान होना है, क्या कुछ इंतजामात किए जाने हैं। पूरे जो देश हैं, सभी जो राजनीतिक दल हैं, सभी को इंतजार है 3 बजने का, जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आज के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।